Now start. Uh, Firstly, I want to discuss about class in C++. A class is a class in C++ is the building block that leads to object-oriented programming language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूं समझे क्लास जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और ये यूजर डिफाइंड डेटा है, दैट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इसके अंदर जो है जो आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का ये ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर आप अगर डीबीएमएस पढ़ें तो डीबीएमएस में भी देखिएगा, वहाँ पर भी कंसेप्ट था क्लास का, जो जिसको हम लोग इंटिटी सेट बोलते हैं। इंटिटी सेट वो जो है क्लास का कंसेप्ट होता है। जैसे आपने एग्जांपल में एम्प्लॉय कहा, स्टूडेंट कहूँ, या फिर और कोई भी हम स्पेसिफिक ग्रुप या सेट का नाम लेते हैं तो वो क्लास कहा जाता है। एग्जांपल में आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक और है कि अगर हम जैसे बोलते हैं कार, तो कार में कार कहने से मतलब ये हुआ कि कई नेम का कार हो सकता है। मारुति भी कार है, मारुति का भी कार है, या और भी कंपनी का कार है, उसके ब्रांड अलग अलग हैं। कार ही है लेकिन सबका अलग अलग नाम होता है, उसका ब्रांड होता है। तो लेकिन कॉमन नाम जब हम लेते हैं तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस के लिए हम यहाँ पर इस सेट को कहते हैं क्लास। अब क्या क्लास जो कुछ पॉइंट क्लास से रिलेटेड है वो मैं बोल दे रहा हूँ। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which has data members and member function. Data members are the data variables and member functions are the functions used to manipulate these variables, and together these data members are members functions define the properties and behavior of the object in a class. देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपके कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझाने की जरूरत है। देखिए क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और क्लास जो मेन जो रखता है मेन चीज, वो डेटा मेंबर एक होता है डेटा मेंबर और दूसरा था मेंबर फंक्शन। थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए मैं सी में ले जाता हूँ आपको। जैसे सी में आप जब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन पर ही हम लोग फोकस करते हैं, कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो आप फंक्शन के जो ऑपरेट करेगा, फंक्शन जिस पर ऑपरेट करेगा वो तो वेरिएबल है, वहाँ पर वेरिएबल होता है। वही और वेरिएबल ग्लोबल हो सकता है, लोकल हो सकता है, जो भी है वेरिएबल है, उसी पर वो फंक्शन ऑपरेट करता है। ये तो आप समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं। लेकिन जब C++ में आते हैं और जब हम क्लास का बात करते हैं, वही वेरिएबल जो आप सी में देखा उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, डेटा मेंबर। समझ रहे हैं ना इस बात को? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सी में जिस तरह से आप फंक्शन में काम करते हैं और वेरिएबल लेते हैं, वहां पर जिसको आप वेरिएबल कहते हैं, C++ के अंदर क्लास के कंसेप्ट के अंदर जब हम वेरिएबल लेते हैं तो उसको वेरिएबल नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटा मेंबर। उसी तरह से जब सी में हम फंक्शन, आप पढ़े भी हैं, फंक्शन बनाते हैं, लेकिन जब C++ में हम किसी क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन का ना, ऐसे तो बोलने को हम लोग बोल देते हैं फंक्शन है, लेकिन क्या बोलते हैं, एक्चुअल नाम उसका होता है मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो मैंने समझाया कि डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स। जैसे कि आप समझ रहे ना, जैसे सी में होता है वेरिएबल्स, उसी तरह से यहाँ डेटा मेंबर्स किसको कहते हैं, वो वेरिएबल्स को ही कहते हैं। उसी तरह से मेंबर फंक्शन जो है वो फंक्शन को का ही नाम है, जो C++ में यानी फंक्शन को डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन कहते हैं और वेरिएबल को डेटा मेंबर कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है,
जब हम इस इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो इसी से रिलेटेड टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है। हाँ, ये जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं अभी बात किया कार एक क्लास है, तो कार के लिए डेटा मेंबर क्या होगा? डेटा मेंबर हो जाएगा स्पीड लिमिट, माइलेज, उसका माइलेज जो भी होता है, हर का अपना अपना माइलेज होता है। अब मेंबर फंक्शन में अगर आप जैसे ब्रेक, इंक्रीज स्पीड, ये सब उसके फंक्शंस में, और ये फंक्शन हो सकते हैं। अब हमने एक दो एग्जांपल दिया, जैसे और एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जब नाम लिया मैंने, तो ये स्टूडेंट एक क्लास का मैसेज दे रहा है, और इसके लिए डेटा मेंबर क्या होगा? एक स्टूडेंट का कोर्स हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, ये सब डेटा मेंबर है। और जब हम बात करें जैसे रीड, राइट, अटेंडेंस, ये सारे क्या है? मैंने उसी जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, जो वर्क है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उस क्लास से रिलेटेड। जैसे स्टूडेंट का काम, बेसिक वर्क क्या होता है? पढ़ना, लिखना, अटेंडेंस बनाना, एग्ज़ाम देना, ये सब जो है इसका समझिए फंक्शन है, इसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। समझ रहे ना? तो ये थे बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसलिए क्लास का दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं डॉक्यूमेंट अटैच भी कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं। पहले और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन अगर सिंपल वे से डिफाइन किया जाए तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास कह सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा डीबीएमएस में जाएं, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इंटिटी, एक था इंटिटी सेट और दूसरा था इंटिटी। तो इंटिटी सेट मतलब कहने का क्लास का था, और इंटिटी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का। ठीक है। यानी वहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जब कोई एलिमेंट करता है उसको हम इंटिटी या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। When a class is defined, no memory is allocated। जब एक क्लास डिफाइन किया जाता है तो उसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। बट when it is इंस्टेंशिएटेड, मैंने जब उसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तब उसका मेमोरी, यानी देन मेमोरी इज एलोकेटेड। इसका इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो काम करेंगे तो क्लास तो बहुत सा बने रहेंगे, लेकिन क्लास, उस क्लास के लिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं जब तक बनाते हैं तो मेमोरी का एलोकेशन नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा और है, देखिए हम लोग लाइफ में भी देखिए, जैसे पर्सन है, पर्सन एक क्लास का नाम, पर्सन या ह्यूमन बीइंग एक क्लास है, मानव जाति। अब मानव जाति के लिए जब हम, जैसे हम अपने को लेते हैं, जब मैं दुनिया में आया तब ना मेरे लिए एक स्पेस क्रिएट हुआ जब तक, या मेरा नाम पड़ा, या मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग किया। समझ रहे ना? जब ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन जो है उसके आफ्टर क्रिएशन होता है, लेकिन क्लास का ऐसा कंसेप्ट नहीं है। क्लास जनरल वे में सब डिफाइंड है। समझ रहे ना? और जो एक चीज और पॉइंट है बताने की जरूरत है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन जो रखते हैं वो 3 तरह के एरिया में रखते हैं। यानी डेटा मेंबर जो रखने का उसको तरीका है वो 3 तरीके से, यानी यहाँ पर C++ में वो रख सकता है। जैसे एक पहला जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्शन, सेकंड सेक्शन होता है प्रोटेक्टेड, और थर्ड होता है पब्लिक। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला प्राइवेट हो सकता है, जैसे हम अपने एग्जांपल, एक आदमी होता है तो एक ऐसा कुछ डेटा ऐसा होता है उसका जो वो शेयर नहीं करना चाहता, वो अपने दिल में रखना चाहता, माने वो उसी से एसोसिएटेड है।
वो जिंदा है तो डेटा अपना यूज किया, मर गया तो वो अब उसके साथ चला गया। ऐसा भी डेटा होता है। जैसे कि अब हम बताते हैं, जैसे मान लो एक इंसान है, वो अपना अपने से रिलेटेड, जैसे एटीएम है उसका, उसका पिन नंबर वो किसी को शेयर नहीं करना चाहेगा। पिन नंबर, उस पर्सन का पिन नंबर, ये प्राइवेट डेटा हुआ, ठीक है। उसी तरह से आइए प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड डेटा जो होता है वो भी प्राइवेट का ही सेंस रखता है, वो भी प्राइवेट का ही सेंस रखता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक मकान बनाया अपने पैसे से, मान लो मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा कोई बाहरी दुनिया का शेयर इसको नहीं करेगा, लेकिन नेचर प्राइवेट का ही है, लेकिन मेरा बेटा या बेटी, मेरा नेक्स्ट जनरेशन उसको एक्सेस करेगा, करता है जनरली समाज में। पिता का जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को बाय डिफॉल्ट मिलता है या एक्सेस करता है। तो ये यानी कि एक लेवल, दो लेवल इनहेरिट हो जाना, यानी कोई बाहर का दुनिया एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन उससे इनहेरिट हुआ, डिराइव हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो उसको एक्सेस करेगा। इसको कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रोटेक्टेड कंसेप्ट। यानी अगर डेटा की बात करें तो ये इस तरह के डेटा को कहेंगे प्रोटेक्टेड डेटा। अब एक होता है पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा कहने का मतलब हुआ कि ग्लोबल, वो सबके लिए है, यानी सब कोई उसको एक्सेस भी कर सकता है, और सब अदर क्लासेस जो डिराइव होंगे सब जगह वो इनहेरिट भी हो जाएगा। समझ रहे ना। तो तीन पार्ट हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। पहला प्राइवेट डेटा, प्राइवेट डेटा का मतलब हुआ ना कोई उसको एक्सेस कर सकता है और ना कोई दूसरी जगह इनहेरिट हो सकता है, डिराइव किया जा सकता है, पहला। दूसरा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या हुआ, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली, और इनहेरिट हो सकता है वो, ठीक है, इनहेरिट हो सकता है। और तीसरा प्रोटेक्टेड, इनहेरिट कहाँ हो जाए, इस बात को समझिएगा। इनहेरिट वही होगा जो उससे डायरेक्ट डिराइव किया हुआ हो। यानी जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मैं एक मकान खरीदता हूँ, एक खेत खरीदता हूँ, जो भी है एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो मैं उस प्रॉपर्टी पर मेरा प्राइवेट हक है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे बेटे को वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, वो एक्सेस कर सकता है, मेरा बेटा हो बेटी हो, मेरे से जो ड्राइव होगा उसको मिल जाएगा। तो ये जो इस तरह का जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। अब पब्लिक का कहने का मतलब हुआ कि पब्लिक मीन्स ग्लोबल, यानी कोई भी उसको चाहे एक्सेस कर सकता है। जैसे गांधी मैदान, गया का गांधी मैदान, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो चाहे जाके खेल सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अगर शेयर करने की जरूरत है तो कोई भी उसको शेयर कर सकता है। ये कहने का मतलब है तीन तरह का डेटा ऑब्जेक्ट जो है रखता है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर तीन सेक्शन होते हैं, एक क्लास के अंदर तीन सेक्शन होते हैं, प्राइवेट डेटा, प्रोटेक्टेड डेटा और पब्लिक डेटा। और ये कोई आप यूं समझें कि इसका कोई सीरियल नहीं है कि आप क्लास के अंदर जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले प्राइवेट करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्टेड करेंगे, उसके बाद पब्लिक करेंगे, ऐसा नहीं। वो अपने जैसा आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है कौन आप किसको आगे रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिक्लेरेशन में कोई ये नहीं होता है, इसमें फाउंडेशन नहीं है। अब आइए ऑब्जेक्ट को कैसे हम जनरली डिफाइन करते हैं क्लास को, और उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, C++ में एक कीवर्ड है क्लास। जनरली कीवर्ड को हम लोग फर्स्ट लेटर जो होता है वो वही स्मॉल में होता है। क्लास एक कीवर्ड है C++ में। उस सबसे पहले जैसे आप कैसे सी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, मान लो इंटीजर टाइप करता है इंट, उसके बाद स्पेस दिया, आइडेंटिफायर वो लिखते हैं, सेमीकोलन ऐसे। तो उसी तरह से यहाँ क्लास को डिफाइन करने के लिए
सबसे पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद आइडेंटिफायर नेम, यानी जो भी आप नाम रखना चाहते हैं क्लास का वो आप नाम देंगे XYZ, जैसे क्लास का नाम दिया इम्प्लॉय रख सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और उसके बाद हम प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जो भी यूज़ करना है रखेंगे। डेटा मेंबर को हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद मेंबर फंक्शन को करेंगे और फिर क्लास को टर्मिनेट कर देंगे। ये क्लास का डिफिनेशन है। और जब हम ऑब्जेक्ट, उसी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता है। हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं और स्पेस दे करके ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका मेमोरी एलोकेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज़ और है, देखिए जनरली हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऐसे आपको कहा था मैंने कि सर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ना, वो समझिए शॉर्ट में, बुलेट में, ये सेंटर में आपके पूरे प्रोग्राम के सेंटर में वो आप ऑब्जेक्ट है। आप यानी ऑब्जेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी जो भी प्रोग्राम आप करते हैं यानी वो ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही करेगा, ऑब्जेक्ट पर ही करेगा। ठीक है। मैं अगर फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन होगा, ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही होगा। ये तीन चीजें। ठीक है। ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये याद रखिएगा शॉर्ट में। मैंने ऐसे तो बहुत सब चीज है जो पूरा बुक लिखा हुआ है, लेकिन मेन कंसेप्ट में जो है बुलेट पॉइंट में यानी सेंटर में ऑब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा यानी कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का प्रोग्राम समझिए है ही नहीं। फंक्शन से आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कि मैंने क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने रेक्टेंगल में दिया है, उसको देखेंगे। जैसे क्लास का पहले क्लास कीवर्ड है, उसके बाद आइडेंटिफायर यूज किया गया है, यूजर डिफाइंड नेम होता है ये। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। वो तीन तरह से हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और डेटा मेंबर्स आप अपना हिसाब से लेंगे, जो जैसा रिक्वायरमेंट है उसी तरह से मेंबर फंक्शन भी आप अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है। नीचे आप देखें मैंने सिंटैक्स ऑब्जेक्ट का हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे बोला था, इसमें दिया भी हुआ है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा उसका डिक्लेरेशन तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम यूजर डिफाइंड है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपना नाम रखेंगे। और अगर मुझे उस क्लास से रिलेटेड डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना रहेगा तो याद रखिएगा हमको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखिए लिखा आपको मैंने भेजा भी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर विद द ऑब्जेक्ट। करते क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस, और मुझे उसके एक फंक्शन है उसमें प्रिंट नेम यानी स्टूडेंट का नेम हमको प्रिंट कराना है, उसको हमको इन्वोक कराना है। तो मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एस डॉट प्रिंट नेम। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओबीजे एंड यू वांट टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन विद द नेम प्रिंट नेम देन यू विल हैव टू राइट ओबीजे डॉट प्रिंट नेम। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना रहेगा तो डेटा मेंबर्स याद रखें आपको रहना चाहिए, या हमेशा मैं प्रोग्राम में भी इसको बताऊंगा
कि डेटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शन, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये दो पार्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते हैं। जैसे हम आपको अभी थोड़ा देर पहले जब बता रहे थे, तो मैंने कोई भी उस प्राइवेट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्ट। उसी तरह से प्रोटेक्टेड भी को भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग पब्लिक का यूज़ करते हैं, पब्लिक में हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड को। उसको एक्सेस करने का तरीका कुछ नहीं है, हम लोग जो चीज़ प्राइवेट में है उसको हम एक्सेस करेंगे पब्लिक में डिफाइन करेंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद आपका मेंबर फंक्शन का नाम, ऐसे, या ऑब्जेक्ट का नाम, या उसके डेटा मेंबर का नाम लिख करके सेमी कॉलन करके एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये है, मैंने आपको भेजा भी है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बताना था कि क्लासेस के अंदर मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप बॉटम में देखिएगा मैंने लिखा हुआ दिया है। ऐसे जनरली दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर और दूसरा क्लास के बाहर। ठीक है, अगर आप क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं ये बेहतर माना गया है, लेकिन इस डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक्चुअली डबल कॉलन समझ लीजिए, उसको कहते हैं, दो बार कॉलन लेते हैं तो वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। उसके साथ और क्लास नेम और फंक्शन के नेम के साथ हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करेंगे। ये था आज से रिलेटेड, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा एक बार बताएंगे तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके हम बताने जा रहे हैं। कुछ दिन, 1 से 2 दिन में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्राम पर आ जाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं समझ में आया और बॉटम अप अप्रोच तो हमको बताना ही है। देखिए, उसको भी मैंने थोड़ा सा नोट्स दे दिया उसका भी। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच आर इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक। यानी आप ऐसा मत समझिए ये आप अप्रोच जैसे सी पढ़ लिए हैं तो, क्योंकि आप सी में अभी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं किए, कोई भी बच्चा हो, वो सिंपल प्रोग्राम रन कराया है। तो प्रोग्राम रन कराना या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराने में ये अप्रोच इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो इस तरह के प्रोग्राम में आपका कोई अभी मतलब नहीं है किसी अप्रोच का। जब आप सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तब इन अप्रोच का यूज होता है, मोटे बुलेट में याद रखिएगा। लेकिन ये क्योंकि सी जिस अप्रोच को यूज करता है वो आपको जानना था, नहीं जानते हैं। ऐसे तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि जैसे मेन फंक्शन के बारे में कि 1-2 बच्चे बताए, तो वो यानी कि जानते हैं, कुछ बेसिक चीज जान रहे हैं। तो मैंने कुछ चीज लिख दिया, देखिए, स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने भी होते हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, whereas object oriented programming language like C++ and Java programming language follow bottom up approach। तो टॉप डाउन में क्या होता है वो देख लीजिए। टॉप डाउन में क्या होता है, जनरली होता क्या है कि हम लोग मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं और फिर उसके बाद सब जितने भी सब फंक्शंस होते हैं उसको कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। जनरली ऐसी होता है, आप लोगों ने किया हुआ। हम मेन आपका एजुकेशन जो होता है मेन से होता है, यानी मेन फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके अदर फंक्शन होते हैं उसको हम वहाँ पर कॉल करते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, जबकि बॉटम अप्रोच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स बने होते हैं और वो इंटीग्रेटेड होते हैं मेन फंक्शन में। जैसे वो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बना करके हर जो मुझे फीचर रखना है या डेटा मेंबर प्रॉपर्टी रखना है वो मैंने वहाँ डिफाइन कर दिया। अब उसी क्लास का मुझे जब जरूरत होगा एक्सेसिंग करना
या मैनिपुलेशन का काम करना, तो मैं मेन के अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जिस फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसको इन्वोक कराते हैं। तो ये आपका बॉटम अप अप्रोच है, समझ रहे ना। देखिए हमने लिखा भी हुआ है, एक पॉइंट होगा, देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए, इन इन टॉप डाउन अप्रोच मेन फंक्शन इज रिटेन फर्स्ट and all sub functions are called from main function, then sub functions are written based on the requirement, whereas in the bottom up approach code is developed for modules and then these modules are integrated with main function। समझ ना, ये कंसेप्ट है। तो ये सारे चीज आपको एक बार फिर से मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग थोड़ा देखेंगे